राजीव कोई क्वेश्चन है आपके पास? दो क्वेश्चंस आए हैं जी। एक आया है, which are the problems that will require redo surgery, and then after that another question came from the same person, which medication taken during the pregnancy can cause CSD, and which month? ओके, तो आप दोनों लोग डॉक्टर रवि, डॉक्टर राजू, आप लोग बताइए दोनों चीजों का जवाब। First of all, I think VSD is not the congenital heart disease. CHD may develop after birth. Sir, उत्कर्ष सर। नहीं, VSD नहीं, कुछ और है। VSD तो मैम CHD, which medication taken during pregnancy can cause congenital heart disease? Yes. Yeah. There are list of medicine that can cause placental barrier, will affect the heart. So we should take precaution of taking medicine during at least first 3 months of the pregnancy. Drug should be taken very precautiously. Even माने हमेशा एक गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन की सलाह के बाद ही कोई भी दवा शुरू के 3 महीने। ये तो बहुत ही मतलब फंडामेंटल बेस रूल है, क्योंकि मेन पीरियड है फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। कोई भी ऑर्गन डेवलपमेंट का वही पीरियड है, शुरू के 3 महीने। उस समय 3 महीने दवाई बहुत ही प्रिकॉशनली लेनी है, ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ मेडिसिन है, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि हमें बुखार है कौन सी दवाई लें, मेरा शुगर बढ़ रहा है कौन सी दवाई लें। मैंने सब प्रॉब्लम विदाउट कंसल्टेशन फर्स्ट 3 मंथ्स हमेशा कोई भी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए विदाउट कंसल्ट। And which are the problems that will require redo surgery? हाँ, तो जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ हार्ट के ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेज प्रोसीजर बोलते हैं, जिसको कि एक स्टेज में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 या 3 स्टेज की सर्जरी करनी पड़ती है। इसमें कि मुख्य आज की तारीख में जो हम लोग एक सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसके हार्ट के अंदर एक ही पंपिंग चैम्बर होता है और दूसरा पंपिंग चैम्बर बना ही नहीं होता है, तो ये मेन बच्चे हैं जिनमें कि हमको 2 या 3 स्टेज में सर्जरी करके इनका पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द चिल्ड्रन व्हिच विल रिक्वायर ए रीडू सर्जरी। दूसरी तरह का जो जिसमें मैंने एक बार बताया था कि कुछ बच्चों में जिसमें कि एक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और पल्मोनरी आर्टरी नहीं बनी होती है जन्म के तौर पे, उनके हम लोग आर्टिफिशियल ट्यूब और आर्टिफिशियल वाल्व लगाना पड़ता है सर्जरी के टाइम, ताकि जो राइट वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर से ब्लड को लंग्स के अंदर पंप किया जा सके इस ट्यूब के जरिए। और ये ट्यूब जो है वो यूजुअली 4 से 5 साल के बच्चे में लगाई जाती है, पर इस ट्यूब का बच्चे के साथ में ग्रोथ नहीं होती, तो यूजुअली ऐसी ट्यूब को हमको 7-8 साल के बाद में चेंज करना पड़ता है, और ये भी एक रीडू सर्जरी के द्वारा ही चेंज की जा सकती है। तो ये 2 मेन ग्रुप हैं जिसमें कि रीडू सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा किसी भी ऑपरेशन में इसीलिए बहुत जरूरी है कि फॉलो अप करते रहना चाहिए। तो कभी कभी लेटर प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं जो कि अनरिलेटेड होती हैं पहली सर्जरी से, या कुछ बार सर्जरी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें कि वाल्व का लीकेज होना या किसी जगह पे किसी मेम्ब्रेन का बन जाना जिसकी वजह से रुकावट होने लगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को रीडू सर्जरी करनी पड़ती है। बट वो एक रेयर अकरेंस है। जो ज्यादातर रीडू सर्जरी सिंगल वेंट्रिकल के लिए की जाती है या फिर कॉन्ड्यूट चेंज करने के लिए की जाती है। ओके सर, ये बताइए हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट सिंड्रोम क्या है? तो ये हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम ये एक सिंगल वेंट्रिकल का ही वेरिएंट है। तो इसमें देखिए 2 तरह के पंपिंग चैम्बर हैं, राइट पंपिंग चैम्बर जिसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और लेफ्ट पंपिंग चैम्बर जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। तो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम में लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर जिसमें कि लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टिक वाल्व, एओर्टा, ये सारे छोटे हो जाते हैं या फिर कई बार तो एओर्टिक वाल्व बनता ही नहीं है। तो इसीलिए इसको हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि एक ही पंपिंग चैम्बर होता है राइट वेंट्रिकल, और लंग की आर्टरी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका साइज नॉर्मल होता है, और जबकि जो मेन आर्टरी एओर्टा है और लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज छोटा हो जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि राइट वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर को बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए यूज किया जाता है, और इस पल्मोनरी आर्टरी को हम लोग एओर्टा से जोड़ देते हैं ताकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के पल्मोनरी आर्टरी में होते हुए बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। और लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो करने के लिए हम लोग एक शंट लगाते हैं इनिशियली, और उसके बाद में उसको बाद में चेंज कर दिया जाता है। ये पढ़ने में बहुत तकलीफदेह लगा कि बच्चों को भी हार्ट फेल होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं। क्या इनकी कोई उम्र है,
कोई खास सिम्टम है या कभी भी कैसे भी एज लाइट वेंट ऑफ? नहीं, बच्चों में हार्ट फेलियर के एक्चुअली जो सिम्टम उत्कर्ष बता रहे थे कि बच्चा बहुत तेज तेज सांस लेने लगता है और फीडिंग नहीं कर पाता, ये मेन सिम्टम होता है। क्योंकि बच्चों के अंदर जो और तरीके से पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये 1 साल से कम के बच्चे हैं और ये कोई खेल कूद या चलना फिरना दौड़ भाग नहीं करते जिससे कि इनको और कोई प्रॉब्लम। तो इनको बेसिक सिम्टम यही होता है कि जब ये बच्चा दूध पीने में जितनी मेहनत लगती है वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा है, तो वो दूध पीते पीते थक जाता है, तेज तेज सांस लेने लगता है और दूध पीना छोड़ देता है। और उसके बाद वो अपनी जब सांस रिकवर कर पाता है तब फिर से वो दूध पीने के लिए माँ के पास जाता है। तो ये सर एक लेमैन क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि अगर बच्चा हाफ रहा है या बहुत अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी ब्रीदिंग हाई है, वो दूध नहीं पी पा रहा है, तो क्या ये निमोनिया या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है या हार्ट की ही प्रॉब्लम कई है? बार छोटे बच्चों में ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम देखने में आती है और कुछ बच्चों में ट्रेकियल एनोमलीज भी होती है जिसमें कि जो ब्रीदिंग पाइप है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चे भी इसी तरह की सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट करेंगे, पर यहीं पे हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किन बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है और किन बच्चों को एयरवे या लंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या ब्रोंकियल अस्थमा वाली प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे यहाँ की कॉमन प्रैक्टिस ये है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो रही है तो वो उसके सर्दी जुकाम या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जोड़ी जाती है और उसके लिए कुछ घरेलू इलाज शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके अनफॉर्चुनेटली बारे ऐसा में हो सकता है ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वो इस तरह के बच्चों में डिफरेंशिएट करते होंगे, एक्चुअली उनके पास जी दोनों तरह के बच्चे आते होंगे। एग्जैक्टली डॉक्टर उत्कर्ष, तो हम लोग फिर उसके बाद में उसको कुछ घरेलू हाँ, इलाज या प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा हो सकता है इस बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो ना हो, उसको डॉक्टर रवि की जरूरत हो। बिल्कुल, अगर बच्चे के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम शुरुआत में दिखती है तो हमेशा निमोनिया का ही सस्पिशन किया जाएगा। जैसा सर ने कहा कि ट्रैकियल एनोमलीज या ये तो एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम होगी लगातार, लेकिन अगर निमोनिया जैसा लक्षण लग रहे हैं, आपने इलाज लिया, आसपास के डॉक्टर से लिया, झोला छाप से लिया या केमिस्ट से भी ले लिया, बच्चा ठीक हो गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसको निमोनिया हो रहा है, इस तरीके से अगर बार बार निमोनिया हो रहा है तो ये शक पैदा करता है कि इसको बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे जरूर अलर्ट हो जाना चाहिए। 2 या 3 एपिसोड अगर हो रहे हैं तो जरूर कार्डियक इवैल्यूएशन कराना ही चाहिए उन बच्चों का। और ऐसे केसेस में कई बार ईएसडी की प्रॉब्लम निकलती है जो कि अच्छे तरीके से रिपेयरेबल है। सर डॉक्टर रवि आप फिर वापस उसी क्वेश्चन, यस प्लीज राजीव। एक और क्वेश्चन आया है, some medications are prescribed for morning sickness, are they safe? That's a question. So I'm not sure whether it is related to अंजू मैम के लिए डॉक्टर अंजू को मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये नहीं लिखा है। मॉर्निंग सिकनेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। might be during pregnancy, might be that's it. Prochlorperazine is the most safest drug and ondansetron is also given. Many drugs are there. We give only safe drug. Any obstetrician will give safe drug. अगर एक्सपर्ट ने दिया है तो ड्रग सेफ है, और अगर एक्सपर्ट ने नहीं दिया है तो अब कुछ भी हो सकते हैं। डॉक्टर रवि मैं ये जानना चाह रही थी कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी चीजें किस उम्र के बच्चों में है, कितने % है, कितनी कॉमन है, इस तरह की कोई चीज आप व्याख्या करें तो। हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं वो जो कोरोनरी आर्टरी एनोमलीज होती हैं वो बच्चों में पाई जा सकती हैं और उसमें एक जिसको हम लोग एल्कापा बोलते हैं, उसमें जो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी होती है वो बजाय एओर्टा से जुड़ने के वो लंग की आर्टरी से जुड़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि उस बच्चे में वो नीला खून जाने लगता है और वो बच्चे को जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो दैट इज द ओनली कंडीशन जबकि एक न्यूबॉर्न बच्चे के अंदर हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं क्योंकि उसको उसकी खून की नली गलत जगह पे जुड़ी हुई है। और कई बार ऐसे बच्चे सीवियर हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं कि उनका हार्ट एकदम डायलेट हो जाता है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी जो कि नॉर्मली 60% होनी चाहिए वो 10 से 20% रह जाती है क्योंकि उसके अंदर खून का दौरान हो ही नहीं रहा होता है। तो यूजुअली कई बार जो लोग इसका इको करना ठीक से देखना नहीं जानते हैं वो इसको हार्ट फेलियर करके ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं
और वो कोरोनरी आर्टरी एनोमलीज को उस चीज को डायग्नोज नहीं कर पाती, जबकि वो एक सर्जिकली करेक्टेबल डिजीज है। अगर सही समय पे डायग्नोज हो जाए तो हम उस कोरोनरी आर्टरी को वापस एओर्टा से जोड़ के इस लेफ्ट वेंट्रिकल का खून का दौरान दोबारा शुरू कर सकते हैं, और वो इवेंचुअली विद टाइम इट रिकवर्स इट्स फंक्शन आल्सो, वो नॉर्मल फंक्शन पे आ सकता है। तो एक तो हार्ट फेलियर का ये कारण है। दूसरा, फिर छोटे बच्चों में कुछ कंजेनिटल कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, जो कि हार्ट मसल की डिजीज हो सकती है, या फिर उनको वायरल इन्फेक्शन की वजह से कार्डियोमायोकार्डाइटिस हो सकती है, जिससे की वजह से उनको हार्ट फेलियर हो सकता है। और इसके अलावा कावासाकी डिजीज है, जिसके अंदर की कोरोनरी आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसकी की वजह से भी कभी कभी अगर कोरोनरी आर्टरी में सीवियर ब्लॉकेज हो जाए तो उनको हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स या एंजाइना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। और हार्ट फेलियर का क्या रेट है? हार्ट फेलियर का रेट ऐसा मुझे इस वक्त ठीक से परसेंटेज याद नहीं है। मतलब ये कंजेनाइटल जो भी आपकी एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस हैं, इनमें बच्चे को हार्ट फेलियर ही की तरह प्रेजेंट करते हैं बच्चे। तो जैसा जो ये एफर्ट इंटॉलरेंस है, मतलब जो भी काम करने में ये थक जा रहे हैं जल्दी, एक तरह से इनका हार्ट फेल हो रहा है। और जैसे जैसे बढ़ेगा, इसमें पैरों में सूजन आना, लीवर का साइज बढ़ जाना, ये सब भी होता है। पर छोटे बच्चों में थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे सर कह रहे थे देखना, लेकिन ये हार्ट फेलियर ही के लक्षण होते हैं ये सारे के सारे। जी। और ये भी एक आंकड़े कुछ अजीब से हैं कि 2 लाख के करीब बच्चे होते हैं जो कि CHD जैसी प्रॉब्लम्स के साथ में इंडिया में पैदा होते हैं हर साल, वो भी। और उनको किसी ने, और हर 5वां बच्चा, इन सारे बच्चों में हर 5वां बच्चा उसको किसी तरह की क्रिटिकल हार्ट डिजीजेस भी होती हैं, जिनको अर्ली इंटरवेंशन चाहिए। और अनफॉर्चुनेट ये है कि लगभग 60 सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरह की उनकी ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, या इसको कहा जाए कि इस पर कुछ काम करने की भी आवश्यकता है। तो एक छोटा सी चीज ये निकल के आती है कि हम पेरेंट्स को किस लेवल पे एजुकेट करें या उनको काउंसिल करें कि अपने बच्चे की तरह की देखभाल करो, कैसे प्रिकॉशंस रखो, कैसे प्रिवेंशन रखो, कहाँ अलर्ट होने की जरूरत है और एक्सपर्ट्स के पास जाने की जरूरत है। ऐसा टेक अवे पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज जाएगा, क्योंकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है। हम लोग क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस को इसमें कवर नहीं भी कर पा रहे होंगे, आई थिंक, क्योंकि हार्ट जितना इम्पोर्टेंट है उसकी डिजीजेस भी उतनी बड़ी बड़ी है। तो कैसे क्या करें, कहाँ संभालें इन बच्चों को जिनके पास में सेंटर्स नहीं है, जिनके पास में ज्ञान नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, या वो सब तरह की पैथी का जो इलाज करने लग जाते हैं, सबसे पूछ के जो सारे इलाज करने लग जाते हैं। तो इस सारी पिक्चर को कैसे हम क्लैरिफाई करें डॉक्टर, क्या करना चाहिए हमें? इस विषय में पंकज से राय लेनी चाहिए। बताइए कैसे हम अपने पेरेंट्स को उस लेवल पे लाएं, क्योंकि वो नन्हा सा दिल जिसकी धड़कन में सबकी मुस्कान छुपी है, उसकी धड़कन अगर इफेक्टेड हो रही है तो वो तकलीफ दे है सबके लिए। मतलब इवन सुन के भी किसी बच्चे के, जैसे मैंने आपको बताया कि चाइल्डहुड में मैंने एक बच्चे को देखा था, उसको तकलीफ थी, मुझे उसका चेहरा भी आज तक याद है, और उसके वो स्टिचेस वाली पिक्चर भी मेरे दिमाग में आती है कि इस तरह की तकलीफ थी। और ऐसे अपने जानने में भी ऐसे कुछ केसेस दिखते रहते हैं कभी कभी। तो क्या करें हमारे पेरेंट्स? मतलब मुझे तो केवल एक ही चीज पता है कि अपने आप से मेडिकेशन ना करें। सोसाइटी के लेवल पे इसके लिए कुछ थोड़ी अवेयरनेस लाने की जरूरत है इसमें। एक तो ये है कि जो बच्चे इस तरह की चीजों से अफेक्टेड होते हैं, उनकी फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। और हमारे देश में ये जो सुविधा है ज्यादातर प्राइवेट सेंटर्स में ही उपलब्ध है, जिसके लिए कि आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो फैमिली इंश्योरेंस होता है उसमें बच्चों की कंजेनिटल हार्ट डिजीज कवर नहीं की जाती है। तो अगर पेरेंट्स के पास इंश्योरेंस है भी और उनका बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज निकलती है, दैट डिजीज इज नॉट कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस एक्सेप्ट फॉर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। तो जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनका अगर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, वही इंश्योरेंस इस बच्चे की इलनेस को कवर करेगा। पर्सनल फैमिली इंश्योरेंस इज नॉट गोइंग टू कवर इट। ये एक उसका वो है। दूसरा क्या होता है कि ज्यादातर यंग पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने कि अभी अपनी नौकरी शुरू करी है या अपनी लाइफ शुरू करी है, एंड द चाइल्ड इज बोर्न विद कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जिसका कि ऑपरेशन का खर्चा करीब 3 से 3.5 लाख रुपए का बता दिया जाता है। तो पहली बात तो ये कि द शॉक ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद सच ए मेजर हार्ट प्रॉब्लम, उसकी सिम्टम्स, उसकी हालत देखना, एंड देन द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ दैट हार्ट डिजीज।
तो वो भी कई बार कई पेरेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाता है, स्पेशली हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। कई बार हम लोग को इस चीज को फेस करना पड़ता है कि जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि भाई नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप छोड़ दीजिए बच्चे को, हम लोग मतलब इसका इलाज नहीं कर पा सकते। तो वो एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है जिसको कि हम लोगों को डील करना पड़ता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूंगा, रतन टाटा ट्रस्ट, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बट वो लोग कंजेनिटल हार्ट डिजीज के लिए काफी पैसा हम लोग के अस्पताल को डोनेट करते हैं। और उनका बहुत बड़ा कमिटमेंट है, एंड वो दे आर वेरी रेगुलर इन दिस, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कमिट करते हैं और उसके बाद साल दर साल नहीं। पर ये लोग ऐसे हैं जो कि पिछले 15-20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि हर साल इनकी तरफ से एक बजट आ जाता है कि आप इतना, और 1 से 1.5 करोड़ रुपए हर साल ये लोग हम लोग के अस्पताल को देते हैं, और भी जगह पे देते होंगे। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत है। जो एक केरला में एक मलयालम मनोरमा करके न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। वो हर साल में 125 बच्चों की सर्जरी स्पॉन्सर करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो इस तरह का कुछ इनिशिएटिव बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को लेना पड़ेगा, जिसमें कि वो उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको मान के ले सकते हैं, या वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सोसाइटी के लेवल पे हम लोगों को ये जरूरी है कि हम लोग इस तरह की संस्थाओं से जुड़ें, जहाँ पे कि इस तरह की अवेयरनेस पैदा की जाए कि भाई अगर इस बच्चे को हार्ट डिजीज है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, उसका इलाज संभव है, और उसकी जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस की व्यवस्था की जाए, और एक बार डायग्नोसिस होने के बाद उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है मैंने कि हम लोग कैंप्स करते हैं, डायग्नोसिस कर लेते हैं, बच्चे को बता देते हैं पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ना उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, और ना हमारे अस्पताल के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि हम लोग उनको फ्री में लाके ट्रीट कर सकें। तो उसके लिए किसी और संस्था का जुड़ना जरूरी है, जिसके के माध्यम से फंडिंग प्रोवाइड की जाए, चाहे वो क्राउड फंडिंग, आज की तारीख में क्राउड फंडिंग का काफी चलन है, चाहे वो क्राउड फंडिंग के रूप में हो या कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हो। लेकिन ये एक बहुत जरूरी। आयुष्मान भारत में कवर होता है? आयुष्मान भारत में एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स करे हैं, वो प्रैक्टिकली किसी भी अस्पताल के लिए उसको एक्सेप्ट करना असंभव है। वो मतलब ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, जिसमें कि हमारा मिनिमम पैकेज जो है वो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है, वो कहते हैं कि आप 95,000 रुपीज में कर लीजिए। उसमें तो हमारे डिस्पोजेबल का भी शायद खर्चा नहीं निकलेगा। तो ये लोग, इन लोगों ने पता नहीं कैसे इस रेट्स को तय किया है, किससे पूछ के, कहाँ देख के, बट वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कोई कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो गई तो किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। खाली मेरे ख्याल से एएसडी और पीडीए को इस पैकेज में किया जा सकता है। डॉक्टर रवि, एक चीज ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि हार्ट डिजीजेस है तो उसका उसमें ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर का अपना अलग एक रोल रहता ही है, जितने भी हार्ट के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग क्या बच्चों का भी ब्लड प्रेशर का क्राइटेरिया वही 120/80 को मानते हैं या कोई डिफरेंट होता है? नहीं, बच्चों में भी उत्कर्ष बताएंगे, बच्चों में भी जो है वो हर उम्र के बच्चे के लिए अलग ब्लड प्रेशर क्राइटेरिया है। जैसे हार्ट रेट का क्राइटेरिया था, जी हाँ, जी हाँ। ब्लड प्रेशर थोड़ा कम नॉर्मल होता है। तो मुझे एग्जैक्ट रीडिंग्स नहीं याद है, मेरे ख्याल से उत्कर्ष ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में। जी डॉक्टर उत्कर्ष। मैडम, इनके लिए बच्चों के लिए कुछ नॉर्मोग्राम, मतलब हमारे पास चार्ट होता है जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं हार्ट कितना उनका ब्लड प्रेशर होना चाहिए। एक एवरेज बोला जाता है कि 90 प्लस वेट एज इंटू 2 अगर हो सिस्टोलिक प्रेशर बच्चे का ऊपर वाला, तो वो ठीक माना जाता है। बीपी का इशू आप लाए, मुझे इसका इंतजार था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग ये चीज सोचते नहीं है कि बच्चों में ब्लड प्रेशर हो सकता है, और जी वो तो है, लेकिन अगर हम लोग कभी किसी बच्चे का बीपी नापने के लिए कोशिश करें तो पेरेंट्स एकदम घबरा जाते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को बीपी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 साल के बाद हर बच्चे का ब्लड प्रेशर साल में कम से कम एक बार जरूर चेक होना चाहिए। और बच्चों का बीपी बड़ों के बीपी मशीन से नहीं चेक हो सकता। बच्चों के लिए बीपी कफ छोटा होता है, जैसे जो कफ होता है और वो हाथ में बांधा जाता है तो वो बच्चे के हाथ के साइज के हिसाब से छोटा होता है। तो पीडियाट्रिक कफ के द्वारा हर बच्चे का बीपी साल में कम से कम एक बार 3 साल के ऊपर के बच्चों का मेजर होना चाहिए, गाइडलाइंस हैं। और बच्चों में भी अगर जो एडल्ट
मतलब बच्चों का जो नॉर्मोग्राम होता है उसमें एक हम लोग ऊपर की रेंज लेते हैं जिसको 95 सेंटाइल कहते हैं। अगर उसके ऊपर का बीपी आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। तो अब आज के टाइम में बच्चों में मोटापा और बाहर का खाना, जंक फूड, ये बहुत बढ़ गया है, और क्योंकि इन सब में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना एक संभावना हो सकती है। तो ये हम लोग डाइट, एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ जंक फूड, इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस करते हैं कि आप इस चीज को करिए, जिसके बेसिस पे भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर छोटे बच्चों में बीपी मिल रहा है तो उसके पीछे ज्यादातर फिर वही प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई ना कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो या रीनल, किडनी से रिलेटेड संबंध प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर नापना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और सर अगर ये 16 साल के मतलब 15 से 18 के बच्चे हो तो उनको वही एडल्ट वाले कब से ही नापेंगे? एडल्ट वाले से नापेंगे। अच्छा, ये सवाल इसलिए घूम रहा था क्योंकि डॉक्टर रवि और आप दोनों डॉक्टर्स को बताया, हम लोग जैसे हेल्थ चेकअप प्रोग्राम्स करते हैं तो हमने लखनऊ जैसे शहर में ही एक बड़े स्कूल में हेल्थ चेकअप जब किया, और वहां पर 9th से 12th क्लास तक के बच्चे थे जो 15 से 19 एज के रेंज के बीच में होते हैं। वहां हमें कई बच्चे ऐसे मिले जो हाई बीपी वाले थे, और उस समय डॉक्टर पंकज खुद वहां मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत बच्चों का नापा था और उनका चेकअप किया था। तो हम लोग के लिए वो एक चिंता का विषय वहां पे निकल के आ गया कि इतने सारे बच्चे अगर हमारे पास निकल रहे हैं कि मतलब हर 40 में से एक बच्चा निकल रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो ये काफी बड़ा फिगर था। हमने स्कूल को वो लिस्ट भी दे दी और कि उन पेरेंट्स को बोले कि उनको फॉलो अप करें कि आज ही निकल रहा है या पेशेंट है या हेरिडिटरी है। तो इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा था कि छोटे बच्चों में भी ब्लड प्रेशर जैसी चीजों को डॉक्टर उत्कर्ष ने बताया कि 3 साल की एज से ही हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक अगर हेरिडिटरी हो तो ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल देना चाहिए। और बच्चों के केस में बस एक चीज है कि 5 मिनट उनको थोड़ा सा आप रेस्ट करा लीजिए, फिर बीपी नापिए, क्योंकि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन जो बच्चों में डर की वजह से थोड़ा सा हो सकता है। ये भी हमने वहां नोटिस किया था उस हेल्थ कैंप में। हाँ, लेकिन अगर बढ़ा आ रहा है तो आपको कुछ बच्चों का रीचेक करें। बिल्कुल तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। रीडिंग अगर हाई आ रही है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर हेल्थ कैंप में हमने यही नोटिस किया कि जब उनको बताया गया कि डॉक्टर पंकज कौन है, और चूंकि लखनऊ के बच्चे हैं तो डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल का डॉक्टर आया, वो बीपी नाप रहा है, तो थोड़ा ये फिगर आ रहा था। इसलिए फिर मैंने बीपी नापा तो इस चीज को हम लोगों ने वहां पर छोटा सा एक एनालिसिस भी निकाल के लाया कि ये वाले रीजंस नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम कोई डेटा स्कूल को या पेरेंट्स को दे रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ हाइपर हो जाए या लोग परेशान हो जाए या गलत हो जाए। सर डॉक्टर रवि, और कौन कौन सी सर्जरी होती है बच्चों के हार्ट से रिलेटेड? कोई ऐसी सर्जरी है जो अवॉइडेबल है या कोई ऐसी सर्जरी है जिनमें हमें ज्यादा डरने की जरूरत है? इसमें हमें ज्यादा डरने की जरूरत है। तो जितने छोटे बच्चों में सर्जरीज होती हैं उसमें टिश्यूज काफी डेलिकेट होते हैं, और इनमें से वन ऑफ द सर्जरी जिसको कि हम लोग काफी मतलब टेक्निकली डिमांडिंग मानते हैं वो आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन होता है, जिसमें कि बच्चों की हृदय की नली जो है वो गलत चैम्बर से जुड़ जाती है। जो एओर्टा है वो राइट साइड चैम्बर से जुड़ जाती है, और मेन बॉडी आर्टरी जो लंग आर्टरी है वो लेफ्ट साइड चैम्बर से जुड़ जाती है। तो इसको हमें काट के अदला बदली करना होता है। उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसको भी हमें दूसरे आर्टरी पे चेंज करना पड़ता है। और कोरोनरी आर्टरीज आप जानती हैं कि वो बच्चे के अंदर 1-1.5 मिलीमीटर की होती है, और उसको काट के निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर करना वो टेक्निकली इज ए वेरी चैलेंजिंग ऑपरेशन। और ये बच्चे यूजुअली 7 से 10 दिन के होते हैं जब हम लोग इनका ऑपरेशन करते हैं। इनका वजन लगभग 3-3.5 किलो होता है। तो उस एज पे इतना मेजर ऑपरेशन और इतना डेलिकेट इश्यूज को हैंडल करना आई थिंक टेक्निकली वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सर्जरी जिसको मैं मानता हूँ। और अगर कोरोनरी आर्टरी ट्रांसफर ठीक ना हो पाए तो फिर डेफिनेटली उसका हार्ट का पंपिंग फंक्शन रिकवर नहीं होगा। तो ये मतलब करने के हिसाब से डिफिकल्ट एंड थोड़ा चैलेंजिंग रहता है हम लोग जी। लेकिन मैं अपनी तरफ से सारे पेरेंट्स को सबकी तरफ से ये बोलना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए है वो प्रिवेंशन जो डॉक्टर अंजू ने बताया, उसके बाद में जो डाइटरी और एक्सरसाइज के पैटर्न्स जो डॉक्टर उत्कर्ष ने बताया, और जो डॉक्टर रवि ने बताया कि हम अर्ली इंटरवेंशन के साथ में एक्सपर्ट्स के साथ में अगर चलते हैं तो हमारे लिए समस्या कम होगी, समाधान जल्दी होंगे। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम किसी तरह के मिथ में ना उलझें, सही दिशा में जाएं,
सही इलाज करें। अगर हाँ फाइनेंशियल इश्यूज जैसे इश्यूज आ रहे हैं तो फिर उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ते बन जाते हैं, लेकिन उससे भागना समस्या को बड़ा कर देना है। विषय बहुत लंबा है, जानकारी बहुत सारी चाहिए, लेकिन समय की अपनी सीमा है और मैं चाहूंगी कि आप सब लोगों से हम लोग आगे भी इस विषय पे बात करें और डॉक्सियामी का प्लेटफॉर्म तो इसके लिए मेरी तैयार है ही, इसके लिए करें। और मैं छोटे-छोटे से आप सबके वीडियोस भी इस विषय में लूँगी ताकि वो सारे एरियाज़ कवर हो जाएँ और अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चन्स हमारे इस प्रोग्राम के लाइव टेलीकास्ट के बाद भी आएँगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट से उनके जवाब लेके आएँ। तो फॉर्मली थैंक यू टू यू ऑल इतनी सारी सही-सही जानकारी देने के लिए, इतना सारा कुछ ज्ञान बताने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्सनियन में की जो शिरकत थी उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी राजीव को, इज फ्रॉम बैंगलोर। नमस्कार। मैं एक तो इतनी सारी और इतनी अच्छी जानकारी इतने कम समय में मिल जाना ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे तो इससे ये पता लग रहा था कि हम लोग व्यूअर्स सुन रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि वो किस तरह के क्वेश्चन को पूछना चाहिए। और डॉक्सनियन की तरफ से मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। और जैसे डॉक्टर कुमुद ने बोला कि अगर आप लोग के छोटे-छोटे वीडियो हम लोग को मिल जाएं कुछ प्रिकॉशंस पे कुछ उस पर तो अच्छे रहेंगे, जिसको कि हम लोग यूट्यूब, फेसबुक और सब जगह सर्कुलेट कर सकें पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए। तो थैंक यू सर आप सबका फिर से एक बार। डॉक्टर पंकज है नहीं, मैं उनकी तरफ से आप सबको थैंक यू बोलता हूँ फिर से। नहीं, थैंक यू सर। पहले मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी हमारे जो इस तरह के हेल्थ कैंप्स होते हैं और कभी हम इस तरह के पेरेंटल एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, या हम चाहेंगे कि कभी हम लोग टीचर्स की ट्रेनिंग में भी उनको कुछ ऐसे प्रिकॉशन बताएं कि स्कूल में किसी बच्चे को ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो वहां पर कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अपने यंगर जनरेशन को बोले, यंग मदर्स को बोले कि भाई एनोरेक्सिया के चक्कर में मत रहो और थोड़ा सा ड्रग्स सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहो और किस तरह से मतलब बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वहां भी मैं चाहूंगी कि आप सारे एक्सपर्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी और मैं आप सबकी हेल्प लेना चाहूंगी मैम। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आप सबने इतना सारा ज्ञान दिया, हमारे साथ में आकर बैठे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कुंवर जी एंड अंजू एंड और एक चलते चलते एक छोटी सी बात कि हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स हैं जो पेशेंट्स और केयर गिवर की दोनों की काउंसलिंग करना चाहते हैं और करना जानते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी तरह की ऐसी सर्विसेज हो तो आप जरूर याद कीजिए, बहुत सारे लोग उससे जुड़ना चाहेंगे और शायद हमारे पेशेंट्स को भी उनकी जरूरत है। जरूर। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू रवि सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू कुमुद मैम और पंकज जी प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू एवरीवन।